गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजना मैम ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नंबर 4, जो हमने कल डिस्कशन किया था। उसके आगे का पार्ट आज हम पढ़ेंगे। यानी कि हमने कई सारे देखे थे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कि हमें क्या क्या जानना है और कौन कौन सी डेफिनेशन दी हैं जो पूरा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पर लागू हो जाएगा। तो हमने देखा था कल के वीडियो में जो हमने पढ़ा था उस टॉपिक में हमने कई सारी चीज़ें देख ली थी। यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो कि डेफिनेशन दी हैं वो भी हमने आगे रिलेट करके पढ़ लिया था, और उसमें कुछ और बातें बची हुई थी वो भी आज हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस चैनल पर आप बने रहिए और इसको जो है समझिए। अब बात आती है निर्वचन खंड, जो हम पढ़ रहे थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, सेक्शन नंबर 3। तो हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति। तो देखिए, बैरक को ओपन करिए और अंडरलाइन करिए और हाइलाइटर सामने रखिए कि इसमें क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो हमने देखा था स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसी को हम रिलेट करके पढ़ते सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 53A तक, जिसमें दो पार्ट थे। सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 37 तक, जिसमें था ये चैप्टर में सेक्शन नंबर 5 से 37 तक की जितनी बातें हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जंगम संपत्ति और अचल संपत्ति जिसको कहा जाता है, और चल संपत्ति दोनों पर ही लागू होंगी। लेकिन सेक्शन नंबर 38 से लेकर 53A तक जो पार्ट जाता है आपका, वो सारी चीजें उसमें जो है स्थावर संपत्ति में शामिल होंगी। ये भी हमने देख लिया था। अब हमको आगे देखना है कि खड़ा काठ, उगती फसलें, घास इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही इनको काट के बाहर कर दिया जाता है ये चल संपत्ति में शामिल हो जाएंगी। तो जहां पर कोई भी वस्तु हटाई जा सके, लेके जाया जा सके, ऐसे वो क्या है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है। जैसे आप चोरी पढ़ते हैं 378 में, इसका मतलब वो चल संपत्ति में ही शामिल होती है, और चोरी चल संपत्ति की होती है, अचल संपत्ति की नहीं होती है। जहां पर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है जो हटाई जा सके, कहीं ले जाया जा सके, इसका मतलब वो उसमें शामिल होती है। लेकिन यहाँ डेफिनेशन आप देखिए नेगेटिव दी है, जिसमें लिखा है नहीं है। तो इसका मतलब स्थावर संपत्ति में शामिल नहीं है खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास, क्योंकि इनको क्या किया जा सकता है, इनको काट के हटाया जा सकता है। जब तक ये भूबद्ध हैं, जमीन से जकड़ी हुई हैं, तब तक वो स्थावर संपत्ति की श्रेणी में आती हैं। लेकिन जैसे ही काट के बाहर कर दिया जाता है वो चल संपत्ति में शामिल हो जाती हैं। धारा 22 इन आईपीसी की धारा में आप देखेंगे, इंडियन पेनल कोड में डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन नंबर 22 देखिएगा, लिखा हुआ है चल संपत्ति क्या होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में संपत्ति की परिभाषा नहीं दी गई है, आपको मिलेगी जो परिभाषा वो स्थावर संपत्ति की मिलेगी। अब बात आती है लिखित। तो लिखित में क्या शामिल है, आवश्यती, यानी लिख दिया गया है, जिसमें आवश्यती शामिल होता है, और जो जिसको कहा जाता है नॉन टेस्टमनी, यानी कि जो कि बिल है वो लिख दी गई है, जिसमें आलिखित भी शामिल होती हैं। फिर आपका आता है अनुप्रमाणित, यानी कि जिसको कहा था टेस्टोमनी, यानी जब आप देखते हैं एक होता है आपका लिखित, दूसरा होता है टेस्टोमनी। ठीक, तो टेस्टोमनी में आप देखेंगे कि जहां पर दो या अधिक व्यक्ति, समझिएगा दो या अधिक व्यक्ति, जिसको कहा जाता है साक्षी, विटनेस। जैसे हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ के आए हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या कहा था, साक्षियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, यहीं आपको क्वेश्चन घूम जाएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या कहा जा रहा है और ट्रांसफर प्रॉपर्टी में। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में साक्षियों की संख्या कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में दो या अधिक, यही बात लिखी है कि जहां पर अनुप्रमाणित कराना हो
तो कम से कम कितने साक्षी होना चाहिए, 2 या अधिक भी हो सकते हैं जिनकी संख्या निर्धारित नहीं, लेकिन कम से कम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 या अधिक साक्षी। तो इसका मतलब अनुप्रमाणित का मतलब 2 या अधिक साक्षी इसमें शामिल होते हैं। इसी को कहा जाता है आपका अनुप्रमाणित, कि आपने किसी के सामने लिख दिया है, आप ये जानते हैं, उस व्यक्ति को आप जानते हैं, उसने अनुप्रमाणित कर दिया है। तो जहां पर अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब आवश्यकता पड़ेगी 2 या अधिक साक्षियों को जिनसे अनुप्रमाणित कराया जाता है कि उनको वो जानते हैं। अब बात आती है रजिस्ट्रीकृत, यानी रजिस्ट्रीकृत का यहाँ मतलब होता है 1908 का रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है, इसका मतलब वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चाहे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग विवाह किया गया है, उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सेक्शन नंबर, यानी कि जब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 3 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज रजिस्ट्रीकृत, तो अधिनियम जो कि दिया गया है 1908 का रजिस्ट्रेशन अधिनियम, वो उसके अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब बात आती है भूवत। तो जो हमने बताया जो चीज़ें जमीन से जकड़ी हुई हैं, यानी कि जमीन से जकड़ी हुई जब तक चीज़ें वो भूवत है, जैसे उनको बाहर अलग काट के कर दिया जाता है, वो क्या है, वो बाहर हो जाती हैं, वो चल संपत्ति में शामिल हो जाती हैं। कोई भी चीज़ जमीन से जब तक जकड़ी हुई है वो स्थावर संपत्ति की श्रेणी में जाएगी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपका बार बार बता रही हूँ मैं, क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा कि जब तक वो जमीन से जकड़ी हैं तब तक भूमध्य की श्रेणी में स्थावर हैं, और जैसी जमीन से बाहर निकाल दी जाती है, काट दिया जाता है, तो वो चल संपत्ति में शामिल हो जाती है, जिसकी चोरी भी की जाती है। आज हम और इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई सारी चीज़ें मुझे अभी बताना है, इसलिए आप बने रहिए, इसको छोड़िएगा मत वीडियो को, ये तो मैं रिवाइज करा रही हूँ। तो हमने देखा स्थावर संपत्ति में खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास शामिल नहीं है, क्योंकि इसको काट के बाहर भी किया जा सकता है और वो चल संपत्ति बन जाता है। लिखित में अलिखित भी शामिल हो जाता है, जिसको कहा था आवश्यती। अनुप्रमाणित में 2 या अधिक साक्षी इसमें शामिल होते हैं। रजिस्ट्रेशन में आप जानिए 1908 का रजिस्ट्रेशन अधिनियम, और अगर आप देखेंगे कि भूमध्य में शामिल है जब तक वो जमीन से जकड़ी हुई है। अब बात आता है एक्स नेवल क्लेम। अभी सोचिए, इसको सुनिएगा, एक्स नेवल क्लेम हम डिस्कशन करने वाले हैं, पहले उससे पहले देख लेंगे नोटिस का सिद्धांत। यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन बनता है, मेंस का बनता है, और इम्पोर्टेंट आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है कि सूचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस का तो है भी और लेकिन प्री का भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचना, तो सूचना यानी नोटिस का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। आपका ये मेंस का एक क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बनना ही बनना है। भले ही एक्स नेवल क्लेम का क्वेश्चन आपका ना बने, लेकिन सूचना का क्वेश्चन आपका बनता है। तो हम जान लेंगे सूचना। तो सूचना क्या होती है कि जब हमें नोटिस है किसी बात का, हम जानते हैं सूचना है कि किसी, यही वेयर एक्ट में लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी बात को जानता है कि उसे सूचना है, तो इसको वो डिनाई नहीं कर सकता है, उसको प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, स्वीकार करेगा, अस्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब उसे नोटिस था, वो कहे हमें नोटिस था ही नहीं, तो ये बात मानने वाली नहीं है। इसका मतलब नोटिस का सिद्धांत कहा जाता है बोनाफाइड परचेजर विदाउट वैल्यू, यानी विदाउट नोटिस आप किसी बात को नहीं समझ रहे हैं, तो आपको इस बात का नोटिस होना चाहिए कि जो भी बातें हो रही हैं वो मुझे जानकारी में, आपका हमको जानकारी में ही नहीं था। तो तथ्य की भूल क्षम हो सकती है, लेकिन विधि की भूल क्षम नहीं हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति लॉ को जानता है। हम जानते हैं कि हमें जो है किसी भी कंडीशन में किसी का पैसा एक लिखित रूप में देना है, तो ये माना जाएगा कि आपको नोटिस होना चाहिए। आपने बैंक से लोन लिया है, आपकी EMI जाना है हर एक तारीख को, और आप कहते हैं हमको तो नोटिस ही नहीं था, तो ये बात एक्सेप्ट आपकी नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको नोटिस होना चाहिए था। क्योंकि बोनाफाइड परचेजर विदाउट नोटिस, इसका मतलब नोटिस आपका ये कहता है कि आपको सम्यक सतर्कता, उचित सावधानी से काम करना चाहिए। आप कहें हमको नोटिस ही नहीं था, यहाँ पे आपकी बात आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे विक्रय, जब पढ़ेंगे बंधक, जब पढ़ेंगे दान, आप कहेंगे हमको नोटिस ही नहीं है।
तो आप जान के भी अनजान बन रहे हैं, ये आपका काम नहीं चलेगा। और नोटिस दो टाइप में होते हैं, एक तो होता है अभिव्यक्त नोटिस, एक होता है विवक्षित नोटिस, यानी कि एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए और कुछ चीजें आपकी नहीं होती हैं जो आपको जानकारी में नहीं होती हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आप अब देखेंगे तो उसका सेक्शन नंबर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उसमें लिखित और मौखिक भी चीजें हो सकती हैं, करार मौखिक और लिखित भी हो सकता है, यानी कि संविदा का जो पार्ट होता है वो नोटिस भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपको नोटिस होना चाहिए। और आप कहते हैं हमें जानकारी में ही नहीं था, तो जानकारी आपको होनी चाहिए थी कि नोटिस हमें है। तो इसमें आप आज हम थोड़ा सा इसको बता दें डीपली कि इसमें आप सेक्शन नंबर 80 जो कि आप पढ़ेंगे सीपीसी में, तो यहाँ पे सरकार के लिए जो नोटिस की बात की गई है तो 2 महीने का नोटिस देना मैंडेटरी होता है, आज्ञापक है। तो जहाँ पर अगर आप देखें आज्ञापक मैंडेटरी है, नोटिस है, तो आपको ये माना जाएगा कि आप इस चीज को जानते हैं। तो किसी पर भी मुकदमा करने से पहले आपको नोटिस देना मैंडेटरी है, बिना नोटिस के बात नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब आपको नोटिस होना चाहिए। आप देखते हैं ना सिविल, आप लोग जो वकील हैं वो जानते हैं कि सबसे पहले अगर सिविल मामला होता है तो उसको नोटिस भेजा जाता है, प्रतिवादी को नोटिस भेजा जाता है कि आप चीज़ों को समझ लीजिए, कि अगर आप नहीं समझते हैं तो हम आपको समन भेजेंगे। तो 3 बातों में मामला हो जाता है, नोटिस भेजेगा, समन भेजेगा और समन के साथ वाद पत्र की कॉपी भी लगी होगी। लेकिन सबसे पहले नोटिस भेजा जाता है। सेक्शन नंबर 138 आप देखेंगे, यानी कि जब उसका सेक्शन आता है, आप देखते हैं अगर कोई भी चेक बाउंस हो गया है, एनआई एक्ट जिसे कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि अगर कोई भी बात जो है, जब देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा करना है और उसको पहले नोटिस देना होगा, वो चाहे 15 दिन का नोटिस हो सकता है और चाहे 1 महीने का नोटिस हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए मामले में 2 महीने का नोटिस मैंडेटरी होता है। और एक चीज और है, जब आप देखते हैं, जब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 105, 106, 107, जिसमें आप देखेंगे पट्टा लीज, तो 15 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है, आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 105, 106 यहाँ भी आप जोड़ लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें लिखा है 15 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी होता है। तो अभिव्यक्त भी हो सकता है, विवक्षित भी हो सकता है, यानी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है लिखित रूप में भी हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है। इसी तरीके से नोटिस का सिद्धांत एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव भी होता है, अभिव्यक्त भी हो सकता है, विवक्षित भी हो सकता है, यानी बोल के भी कहा जा सकता है और बिना बोले ही आपको समझ लेना चाहिए कि आपको नोटिस है। तो हम लोग पढ़ते हैं एक चीज, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, यानी बंधक बंधक ही रहेगा, उसमें और कोई चीज शामिल नहीं होगी, जब तक कि अगर लगता है कि हमको प्रॉपर्टी रिडीम कराना है तो वो कभी भी प्रॉपर्टी को रिडीम कराया जा सकता है, क्योंकि ये जो राइट होता है एक तरीके से आपका ऐसा अधिकार है कि आप अपनी प्रॉपर्टी कभी भी वापस ले सकते हो, क्योंकि आपने उसको विक्रय करने का राइट नहीं दिया है। जब अगर आप मॉर्गेज मनी नहीं दे पा रहे हैं तब भी वो आपको नोटिस देगा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा निकाल लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में आप समझिएगा, बहुत अंदर नहीं जाना है अभी, क्योंकि हमको चीज़ों को समझना है। तो नोटिस 2 टाइप में होते हैं, समझिएगा, एक होता है एक्चुअल नोटिस जो व्यक्ति जानता है, और एक होता है विवक्षित नोटिस, यानी कि जो व्यक्ति चीज़ों को समझ रहा है, और उसके बाद विवक्षित नोटिस होता है जिसको हम कहा जाता है अभिव्यक्त और विवक्षित, यानी अभिव्यक्त में तो वो जान ही रहा है और विवक्षित में वो जान नहीं रहा है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जिसे कहा जाता है वो जान ही नहीं रहा है, यानी कि वो नहीं जान रहा है तो उसको नोटिस जानना चाहिए था, बिना बोले भी उसको सूचना होनी चाहिए। जैसे कि अभी इस समय आप लोग देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं लोग, कितने लोगों का किराया बाकी, अभी हम लोग एक्शनेबल क्लेम पे आ रहा है इसी को लेके, कितने लोगों का किराया बाकी है।
तो मकान मालिक को इस बात का नोटिस होना चाहिए कि लॉकडाउन चल रहा है और सरकार ने भी इस बात को कह रखा है कि आप आगे किराया बढ़ा के देते रहिएगा, लेकिन किराएदार के पास अभी पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी बेच के तो किराया नहीं देगा ना, आगे आपको प्रॉपर्टी का जो आपका रेंट चल रहा है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर कहें कि अभी किराया दो, अभी बात करो, तो ये बात जरूरी नहीं है। उसको नोटिस है, वो जान रहा है कि मुझे रेंट देना है, तो वो आगे भी उसको रेंट को बढ़ा के दे सकता है, लेकिन इस बात को उसको जानकारी है और मकान मालिक को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हमें किराया मांगने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय वो खुद जान सकता है कि उसे नोटिस है। अब वो ये कहे कि हमें नहीं पता है, हमको नोटिस नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो सूचना का अधिकार कहता है आपसे कि आप चीज़ों को समझिए, आपको सूचना होनी चाहिए, और आप कहें हम तो जानते ही नहीं है, तो ये बात आपकी एक्सेप्ट कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि नोटिस का सिद्धांत ये कहता है कि आप सामने आइए, आप जानते होते हुए उसके साथ आप गलत कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट बात नहीं की जाएगी, क्योंकि नोटिस जो होता है आपको बता देता है कि आप विधि की जानकारी में हैं। तो जहां पर अभिव्यक्त और विवक्षित की हम बात करते हैं, यानी कि एक्चुअल है, वो जान रहा है अभिव्यक्त रूप से, लेकिन विवक्षित रूप में अगर वो नहीं जान रहा है, यानी अगर उसको मालूम है कि हमें देना है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो मौखिक भी उसको समझ लेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को नोटिस है तो वो गलत तरीके से काम नहीं करेगा। अब हम जानते हैं कि ए जो है बी को, समझिएगा थोड़ा, ए बी को 1000 रुपये देता है और एक लिखित रूप में एक एग्रीमेंट कर लेता है, दोनों को साइन है, और इस बात के लिए ए ने बी को 1000 रुपये दिए, तो बी का राइट क्या होना चाहिए कि वो समय के अनुसार उसका पैसा वापस कर दे। इस बात का बी को नोटिस होना चाहिए ना। लेकिन अगर बी नोटिस होने के बाद भी पैसा वापस नहीं करता है, तो ए को राइट क्या मिल जाता है, ये इसके ऊपर मुकदमा कर सकता है, इसके ऊपर क्लेम कर सकता है, भाई मेरा पैसा वापस दे। लेकिन अगर ये बिना लिखे हुए ए को बी को जो है, ए बी को 1000 रुपये देता है और ये कहता है मैं आपको वापस कर दूंगा, तो इसने क्या, इसने मांगा नहीं है पैसा, लेकिन इसको इस बात का नोटिस होना चाहिए कि मुझे पैसा मिल जाएगा। तो जहां पर आप लोगों को भी इस बात का नोटिस होना चाहिए कि गुरु का ज्ञान बिना दक्षिणा दिए हुए नहीं मिलता है, वो तो पढ़ाया जा रहा है आपको फ्री इसलिए कि आपको नॉलेज दे दी जाए, ज्ञान है तो थोड़ा दे दिया जाए, लेकिन आपको नोटिस होना चाहिए कि अगर अच्छा पढ़ना है, अच्छे टीचर के पास जाना है, तो हमको नोटिस है कि हम गुरु दक्षिणा भी उसको दे दे। तो इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं ऑनलाइन पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप लोगों को मैं नई नई चीज़ें बताती रहूं, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है और हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप लोगों को इस बात का नोटिस होना चाहिए कि मैम अगर अच्छा पढ़ा रही हैं तो मैम को कुछ फीस भी हम पे कर दें। तो यही होता है आपको नोटिस। अभिव्यक्त विवक्षित रूप से तो आप समझ रहे हैं, एक्चुअल में तो आपको पता ही है कि फीस लगता है, लेकिन विवक्षित रूप से भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो हम उसका ऑनलाइन पेड ग्रुप ज्वाइन करके और जानकारी लें, तो गुरु का ज्ञान बिना दक्षिणा हुए नहीं पाएगा, चाहे वो कैसा भी धन के रूप में हो, सेवा के रूप में हो, फसल के रूप में हो। तो जहां पर अगर हम नोटिस की बात करते हैं तो सभी को इस बात का नोटिस होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो नोटिस पे आधार पे होता है कि हमको जानकारी में है। अब बात आती है नोटिस, अभी और खोलेंगे हम, लेकिन अभी केवल इतना जान लीजिए कि सूचना दो प्रकार की होती है, एक अभिव्यक्त होती है, एक विवक्षित होती है। जो अभिव्यक्त होती है वो व्यक्ति की जानकारी में कहकर लिखकर दे दी जाती है, बोलकर दे दी जाती है, लेकिन जो विवक्षित होती है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस होते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो मैंडेटरी है कि उसको पता है कि मुझे किसी का अगर धन चुकाना है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि जब तक किसी से अपना धन मांगा ना जाए वो वापस करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब बात आती है एक्सनेबल क्लेम। एक्सनेबल क्लेम को कहा जाता है अनुयोज्य दावे। अब आप ये समझिए अनुयोज्य दावे क्या होते हैं
और अनियोज दावों का ट्रांसफर कैसे किया जाता है, तो सेक्शन नंबर 130 में इसका ट्रांसफर किया जाता है, जो कि लिखित रूप में होते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लेकिन कुछ चीजों का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोचिंग संस्थान है तो रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इसका मतलब आप एक श्रेणी में आ जाते हैं, आपके ऊपर एक मुकदमा भी दाखिल हो सकता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अनियोज दावे जो देखेंगे तो बेयर एक्ट को थोड़ा सा पढ़िएगा। बेयर एक्ट में लिखा हुआ हैगा, आप 4 चीजों पे ध्यान दीजिएगा। अनियोज दावे क्या होते हैं, अणवान ना हो, गिरवी ना हो। अणवान का मतलब यहां समझ लीजिएगा बंधक से है, अणवान ना हो। इसको पहले आज का होमवर्क है आपका अनियोज दावे के लिए, क्योंकि मैं कल उसको एक्सप्लेन करूंगी कि इसको कैसे पढ़ना है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम समझाएंगे, क्योंकि वीडियो के साथ आप बने रहिए, आपको इसको नई चीज आपको कल भी मिलेगी। तो अणवान ना हो, गिरवी ना हो, ऐसा धन वर्तमान हो सकता है, प्रोद्भवान हो सकता है, सशर्त हो सकता है या समाश्रित हो सकता है। अनसिक्योर्ड डेब्ट जिसको कहा जाता है अप्रतिभूति ऋण। अभी हम आपको यहीं छोड़ेंगे इसलिए क्योंकि इसका जो टॉपिक है, कल हम एक्स नेवल क्लेम पे ही पूरा बात करने जा रहे हैं कि एक्स नेवल क्लेम में कौन से दावे एक्स नेवल क्लेम में आते हैं और कौन से दावे एक्स नेवल क्लेम में नहीं आते हैं। तो एक्स नेवल क्लेम जब आप पढ़ेंगे तो एक्स नेवल क्लेम में हम आपको इतनी आसानी से समझाएंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो एक्स नेवल क्लेम का मतलब होता है अनियोज दावे, और उसमें 3 बातें दी गई, अणवान ना हो, गिरवी ना हो, यानी बंधक ना हो, गिरवी ना रखी हो, और प्रॉपर्टी भी कब्जे में हो और हमको उसका लाभ भी मिल रहा हो, और ऐसा अप्रतिभूति ऋण अनसिक्योर्ड डेब्ट जिसे कहा जाता है, यानी कि अनसिक्योर्ड डेब्ट जिसे है अप्रतिभूति ऋण वर्तमान, प्रोद्भवान, सशर्त या समाश्रित, जो देना है, दिया जा चुका है या देने के लिए करार किया गया हो, वो इन सब चीजों में आ जाएगा। और इसको हम देखेंगे कि एक्स नेवल क्लेम का जो ट्रांसफर होगा सेक्शन नंबर 130 से 137 जिसको कहा जाता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन, इसी में इसका जो है ट्रांसफर किया जाएगा। और ये रजिस्ट्रीकृत नहीं होता है, लिखित रूप में किया जा सकता है, यहाँ हम देख लेंगे। तो आज आपको क्या क्या देखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसके बाद लिखित देखना है। केवल एक एक चीज हम बेयर एक्ट से समझा रहे हैं और कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ऐसा पढ़ाया हुआ आप किसी भी चैनल को खोल के देख लीजिएगा, ओपन करिएगा, आपको ऐसा पढ़ाया हुआ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़ा के आपको बता रही हूँ एक फ्री चैनल में आपको मैं इतनी अच्छी चीज़ बता रही हूँ जो आपको किसी कोचिंग में पढ़ने के बाद भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बेयर एक्ट से जो ही चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तार से मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी हैं। और इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे अनुप्रमाणित, रजिस्ट्रीकृत, भूबद्ध, और उसके साथ आप पढ़ लेंगे अनियोज दावे। तो अनियोज दावे का टॉपिक हम आपको कल समझाएंगे, लेकिन सूचना आप देख लीजिएगा, सूचना 2 टाइप में होती है, एक होती है एक्चुअल नोटिस, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यानी एक्चुअल जो होगा तो वो जानकारी में, अभिव्यक्त है जानकारी में है, विवक्षित है वो जानकारी में नहीं है, व्यक्ति को खुद समझ लेना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्टिव है, सही है। यानी पति का पत्नी के ऊपर अगर राइट है कि जब सप्तपदी के फेरे होते हैं यानी 7 वचन, तो उसमें दोनों की बातें, पति भी अपनी बात रखता है और पत्नी भी, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये विवक्षित है, दोनों को एक दूसरों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि दोनों का मांस से मांस और हड्डी से हड्डी का मिलन है। जब दोनों एक दूसरे को समझ के चलते हैं तो दोनों के राइट बनते हैं कि वो गृहस्थी की बागडोर को संभालें। यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि पुत्र है तो इसका मतलब पिता का राइट बनता है कि पुत्र की देखरेख करे, उसका लालन पालन करे और उसका मेंटेनेंस उसको देता रहे, ये भी एक पिता का राइट होता है। तो इसका मतलब ये भी नोटिस है। फिर बात आ जाती है एक्स नेवल क्लेम, तो हम ये कल पढ़ने वाले हैं कि एक्स नेवल क्लेम क्या होता है। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन देखते रहिए, क्योंकि आने वाले आपको सारे वीडियो मिलेंगे। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मिल चुकी है, और इसके साथ साथ आप पेड ग्रुप ज्वाइन करिए और इसको लाइक करके आगे शेयर करके बढ़ाते रहिए। सारी चीज़ें आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू।